बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 14 अप्रैल और पाकिस्तान में पीर की रात। आज अभी तक की अहम खबरें हैं और मेरा तज्जिया। आज के व्लॉग में काफी सारी अहम खबरें हैं, जैसा कि आज मिनरल्स बिल पर एक ब्रीफिंग हुई है और अब रिपोर्ट हो रहा है कि शायद उसमें से एमपीएज ने वॉकआउट किया है। ये मिनरल्स बिल केपी की बात कर रहे हैं। इसके साथ साथ ओवरसीज कन्वेंशन में फोश और गंदे लतीफों का एक्सचेंज हुआ है और फ्लॉप शो रहा है, जिसके ऊपर इतना अवामी पैसा लगाया गया है, उस पर कुछ बात करनी। पार्लियामेंट में से तकरीरें डिलीट करवा दी गई हैं, जुनैद अकबर की और दूसरों की, जिसमें जनरल्स के ऊपर कोई तनकीद थी। इसी तरीके से अमरीकी सेनेटर से रिलेटेड जो कांग्रेस मेंबर्स थे, असल में सेनेटर्स तो नहीं थे, अमरीकी कांग्रेस मेंबर्स जो हैं, उनका जो वफ्द आया हुआ था उससे मुतल्लक, और पीटीआई ने उसमें शिरकत की, क्यों नहीं की, किसने की, इससे मुतल्लक भी आपसे बात करेंगे। लेकिन पहले सीधा चलते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि वो सबसे अहम वहां पर आज काम हुआ है। एक तो कुछ तनकीदी बातें भी होंगी तहरीक इंसाफ से रिलेटेड, दोस्त पर गुस्सा करेंगे, फिर लठ उठाकर हमारे पीछे चढ़ जाएंगे सबसे ज्यादा, लेकिन सच बोलना पड़ेगा। फिर धमकियां लगेंगी कि आपके साथ ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन उसके बावजूद सच बोलना पड़ेगा। और दोस्तों को यह समझ नहीं आती कि जब जनरल्स के डंडे के बावजूद हमने सच बोला है, तो आपके डंडे से तो फिर नहीं डरेंगे। आप के कहने पर या आपके किसी के भी धमकी देने पर सच बोलने से तो इंसान नहीं रुकेगा, तो सच बोलना पड़ेगा। तो तफसील से आपके सामने रखते हैं कि आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में क्या हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 9 मई से रिलेटेड केसेस थे और माशाल्लाह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई भी जय्यद जो वकील था, जिनके जुम्मे ये काम लगाया हुआ था। अब यहां पर यह भी नाइंसाफी होती है कि आप लाठ उठा लें और सबको रगड़ दें और आप कहें कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा, उन्होंने भी पहुंचना था, फलाने भी पहुंचना था। नहीं, ऐसा नहीं है। लोगों के जुम्मे बात लगाई हुई थी, जिन वकला ने इस पर हामी भरी हुई थी वो नहीं आए। जो एक नाम रिपोर्ट हो रहा है वो सरदार लतीफ खोसा साहब का रिपोर्ट हो रहा है कि उन्होंने आना था और गालिबन वीडियो लिंक पर आना था, लेकिन वो उस पर भी ना आ सके। अच्छा, अब इस ना आने का नुकसान और फायदा क्या हो सकता है, ये आपको बता देते हैं। मैंने पहले भी एक आध दफा आपको कहा था कि अमूमी कार्रवाई की जाती है कि जब हाई कोर्ट से किसी को जमानत मिल जाती है तो उसको कैंसिल करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाया जाता है। इसमें भी वही अमूमी कार्रवाई के तौर पर ही ये अपीलें दायर हैं, क्योंकि केस में तो कुछ है नहीं। इसमें जमानतें खारिज करवा के किसी ने क्या करवानी, जो पकड़े हुए हैं उनके खिलाफ तो कुछ साबित नहीं कर सके। 2 साल तो लगे हैं चालान जमा करवाने में, तो ये ज़ाब्ते की कार्रवाई होती है। ऊपर ये जमानत को खारिज करने के लिए अप्लाई कर देना, वरना बाद में आपके मेन केस पर भी इसका असर पड़ता है कि आपने तो 30 दिन के अंदर अंदर ऊपर जमानत की मनसूखी के लिए भी अप्लाई नहीं किया। तो उन्होंने तो, पंजाब गवर्नमेंट ने तो कर दिया अपना ज़ाब्ते का काम। आगे अफरीदी साहब, क्योंकि और कोई काम जस्टिस अफरीदी साहब नहीं करते, उनके पास कोई काम नहीं है, या जो काम करने वाले वो कर नहीं सकते, उन्हें इजाजत नहीं है, उन्होंने इस केस को टेकअप कर लिया और कि जमानतें खारिज करनी है कि नहीं, मीन रिलीफ नहीं देना, रिलीफ छीनने को उन्होंने टेकअप कर लिया। अब उन्होंने जो फैसला किया वो बहुत ही मजे का खेज है। जिस केस के अंदर 2 साल लगे चालान जमा करवाने, वो कह रहे हैं 4 महीने में उसका ट्रायल कर दें। अब जब आप ये फैसला कर देंगे तो वो अदालतें तो एक किस्म की फौजी अदालतें बन जाएंगी, फिर ना कोई गवाही देखेंगी, ना सबूत देखेंगी, ना कानूनी अमल देखेंगी, धड़ाधड़ 4 महीने। और हमें पहले ही पता है इन जजेस ने क्या फैसले करने हैं। पहले इन्होंने कौन सा आइन कानून के ऊपर फैसले किए हैं। अब एटीसी अदालतें हैं नीचे, एंटी टेररिज्म कोर्ट्स, जिनमें ये मुकदमे चल रहे हैं, उनको एक किस्म की फौजी अदालतें बना देंगे। एक किस्म की का मतलब कि जो उनका तरीकाकार होगा फौजी अदालतों जैसा हो जाएगा, कोई कानूनी अमल को सामने नहीं रखेंगे और 4 महीने में सबको कन्विक्ट करके डाल देंगे जेलों में। भले महीने के बाद उनकी सजाएं जो है, या 2 महीने 4 महीने के बाद हाई कोर्ट से मुअत्तल हो जाएं, वो फिर बाहर आ जाएं, लेकिन एक दफा ये दोबारा से सत्यानाश कर देंगे या इंसाफ का गला घोंट देंगे। अब अफरीदी साहब को ये सब पता है, जस्टिस अफरीदी को, जो चीफ जस्टिस हैं, लेकिन उन्होंने उसके बावजूद ये कहा कि 4 महीने में ट्रायल मुकम्मल करें। और इंटरेस्टिंग बात यह कि उनके सामने आज जब ये कहा गया कि अली रजा जो एक नौजवान है 20 साल का, सिर्फ आप खुद सोचिए 2 साल पहले ये गिरफ्तार हुआ तो 18 साल का होगा। ये 18 साल के नौजवान को 2 साल से जेल में रखा हुआ है, बीमार है बहुत सख्त, मेडिकल ग्राउंड्स के ऊपर उसकी जमानत, और वो 2 साल अंदर रह चुका है। और आप ज़हन में रखें कि मिलिट्री कोर्ट्स में ज्यादातर लोगों को 2-2 साल की सजाएं दी थी, वो बेचारा 2 साल से ज्यादा पूरी कर चुका है। उसके बावजूद याया अफरीदी साहब ने आगे से कहा है कि मेडिकल ग्राउंड्स के ऊपर अगर हम जमानतें देंगे तो सभी को छोड़ना पड़ेगा। माशाल्लाह, ये आपके चीफ जस्टिस हैं।
اور بھائی آپ اس کیس میں فیصلہ کریں، بنتی ہے ضمانت کے نہیں بنتی ہے تو دیں، نہیں بنتی ہے تو نہ دیں. یہ راجیش کھنہ والے ہم ڈائلاگ وہاں بیٹھ کر کیوں بول رہے ہیں، یہ ہمیں سمجھ نہیں ہے. اور آپ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ میڈیکل گراؤنڈز پر ضمانت نہیں دینی. آپ کو نواز شریف بھول گیا جس کے جعلی پلیٹلیٹس پر 50 روپے کے سٹامپ پر آپ لوگوں نے ضمانت دے کر انہیں ملک سے باہر بھیجا تھا. یہ صرف جو علی رضا ہے یہ کسی غریب کا بچہ ہے اس لیے آپ اس کو ضمانت نہیں دے رہے. معذرت، میں تھوڑا سا غصے میں ہوں اس بات پر. جسٹس صاحب آپ کا احترام، اپنی جگہ کے آپ سپریم کورٹ کے جج ہیں، ہم آپ کا احترام کرتے ہیں اس میں، لیکن یہ کیا لایانی قسم کی بات کی آپ نے؟ اس میں کیا منطق ہے آپ کی؟ آپ لوگ خود ہیلتھ گراؤنڈز کے اوپر 20 اشرافیہ کو آپ ضمانتیں دے چکے ہیں. تو یہ علی رضا کیونکہ کسی غریب کا بچہ ہے اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہے. سمیر کھوسا بہت ہی عمدہ ینگ وکیل ہیں اور بہت ہی اچھے وکیل ہیں. انہوں نے بڑا اچھا آرگو کیا عدالت کے اندر ان کی ضمانت پر، لیکن جسٹس یحییٰ آفریدی ظاہر ہے ریموٹ کنٹرول، معذرت جج صاحب، آپ کا ریموٹ کنٹرول کہیں اور ہے، لیکن وہ پھر وہاں سے دبے ہیں بٹن. اور آپ نے کیا کسی کو ضمانت دینی ہے؟ آپ کی تو اپنی ضمانت ضبط ہوئی ہے سر. آپ جہاں بیٹھے ہیں آپ نے آپ کے اپنے قریبی دوستوں کے ساتھ جو کیا گیا آپ ان کے لیے نہ بول سکے، تو آپ کی اپنی ضمانت جناب والا ضبط ہوئی ہے. آپ نے ان کو کیا کرنا ہے؟ بہرحال آپ بدھ تک جناب یہ کیس آگے کیا گیا. اب یہ تو ہوگی عدالت میں جو ناانصافی ہو رہی ہے کہ عدالت میں غریب کے ساتھ اور قانون ہے، نواز شریف کے ساتھ اور قانون ہے. یہ تو ادھر